वेलकम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा आप लोग? सब खैरियत से हैं और उम्मीद है सभी खुशबाश भी होंगे। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं अपना teacher.com के प्लेटफॉर्म से। मैं हूं आपका टीचर असदुल्ला एंड आई एम योर टीचर ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, राइट। तो आपको पता है एग्जैक्टली हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 2 स्केलर्स एंड वेक्टर का शुरू कर चुके थे। तो हम अपने इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के एतबार से। और आम तौर पे बच्चों को इस टॉपिक के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है, उनको लगता है कि बहुत डिटेल्ड और लॉन्ग डेरिवेशन है, इसे अटैम्प्ट करने के बाज़-औक़ात तैयारी करने के बाद भी अटैम्प्ट करने का कॉन्फिडेंस नहीं रख पाते। तो इंशाल्लाह आज के इस सेशन के अंदर आप लोगों को इस टॉपिक में आने वाली जो परेशानियां थी वो ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह, और ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए। चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। जी हाँ, हम करने वाले हैं वेक्टर्स को ऐड। किस मेथड के थ्रू? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड के थ्रू। चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से, क्योंकि एग्जैक्टली पहले किसी भी टॉपिक को उसका टाइटल पढ़ने के बाद, टॉपिक की हेडिंग पढ़ने के बाद पहले दिमाग में आने वाली चीज़ यही होती है कि इस मेथड में हमने करना क्या होगा। तो उसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, पहले उस हवाले से बात कर लेते हैं कि हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर करते क्या हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड है वेक्टर्स को ऐड करने का, उसमें हम करेंगे क्या? इज द मोस्ट सिंपलेस्ट मेथड। एक तो ये कि बहुत इजी या सिंपलेस्ट मेथड था। आज से पहले ये टॉपिक आपको इजी नहीं लग रहा था, लेकिन आज के बाद उम्मीद है आपको ये टॉपिक बहुत इजी लगेगा। इज द मोस्ट सिंपलेस्ट मेथड टू ऐड अ नंबर ऑफ वेक्टर्स एक्टिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। इसमें हम करेंगे डिफरेंट डायरेक्शंस पर मौजूद वेक्टर्स को ऐड करवाएंगे, और ये एडिशन जो होगा वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड के थ्रू होगा। चलिए, ये था सिंपल हमारी तारीफ या छोटी सी एक डेफिनेशन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर की। ठीक है जी। अब हमारे पास डिटेल्ड ऑफ मेथड क्या होगा, या जैसे आप कह सकते हो एक्सप्लेनेशन के अंदर हमने जो डेरिवेशन करनी है, इसमें वेक्टर्स को जो ऐड कराना है, उस पूरे टॉपिक का जो सिलसिला है वो हम इस एक्सप्लेनेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, एक्सप्लेनेशन के अंदर सबसे पहले एग्जैक्टली उन वेक्टर्स को हमें कंसिडर करना होगा जिसे हम ऐड करवाना चाहते हैं। तो यहां पर मैंने देखिए कंसिडर 2 वेक्टर्स, हमने 2 वेक्टर कंसिडर किए। पहला वेक्टर है हमारे पास a1 और दूसरा वेक्टर है हमारे पास a2। और a1 एंड a2 यहां मैंने दिखा दिए वेक्टर a1, ठीक है, और वेक्टर a2 दो डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर लिए। वेक्टर a1 की डायरेक्शन कुछ यूं है और वेक्टर a2 जो है वो कुछ इस तरह से है। अच्छा, उसके बाद कहा गया a1 एंड a2 मेकिंग एंगल्स θ1 एंड θ2 विद द एक्स एक्सिस। वेक्टर a1 जो एंगल बना रहा है फ्रॉम द एक्स एक्सिस वो क्या होगा? θ1 होगा। इसी तरह वेक्टर a2 जो एंगल बना रहा है फ्रॉम द एक्स एक्सिस वो कितना बनाएगा? θ2। यहां डायग्राम पे गौर करें, वेक्टर a1 जो एंगल बना रहा है फ्रॉम द एक्स एक्सिस दैट इज θ1, एंड वेक्टर a2 जो एंगल बना रहा है फ्रॉम द एक्स एक्सिस दैट इज θ2, राइट। चलिए, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है? ये हो गई हमारे पास सिंपली हमने 2 वेक्टर कंसिडर कर लिए जो डिफरेंट एंगल्स पर मौजूद हैं, और ये 2 वेक्टर्स को हमने नाम दिया वेक्टर a1 और वेक्टर a2 का। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से ड्रॉ किया, उसमें हमने 2 वेक्टर दिखा दिए, राइट। अब आपने क्या करना होगा? नाउ मूव द वेक्टर a2। हम a2 को मूव करवाने वाले हैं। अच्छा, क्या करना है बेटा? मूव कहां कराना है? नाउ मूव द वेक्टर a2 पैरेलल टू इटसेल्फ। ये मैं आपको यहां डायग्राम के अंदर बना के दिखाता हूं, क्योंकि ये डायग्राम आपने भी बनानी होगी एग्जाम में। ठीक है, ये हमारे पास है सिंपली y एक्सिस, और ये हो गया आपके पास x एक्सिस। ठीक है, चलिए a1 की हम बात नहीं कर रहे, a1 अपनी पोजीशन पर रहेगा, इसलिए a1 को हम एज इट इज जैसे दिख रहा है बिल्कुल वैसे ही यहां बना देते हैं। ये है हमारे पास a1, ठीक है। a1 θ1 बना रहा था, वो यहां मैंने दिखा दिया θ1, राइट। अच्छा, अब हम a2 को मूव करवाने जा रहे हैं। मूव द वेक्टर a2 को मूव कराना है पैरेलल टू इटसेल्फ, अपने ही सेल्फ के पैरेलल। ठीक है, अपने ही सेल्फ के पैरेलल का मतलब ये है कि मुझे कुछ थोड़ा सा आपको समझाने के लिए थोड़ी सी एक्टिंग करके दिखानी होगी, ताकि आप लोगों को क्लियर वाज़े तौर पे ये बात समझ में आ सके। देखिए, अगर मैं यहाँ मौजूद हूँ, मानकर चलते हैं कि मैं एक वेक्टर हूँ, राइट। तो अगर मैं अपने ही सेल्फ के पैरेलल मूव करता हूँ, तो जो मेरी नेक्स्ट पोजीशन होगी वो मेरी प्रीवियस पोजीशन के आमने सामने होनी चाहिए, यानी पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, अगर इसको वेक्टर की फॉर्म में दिखाएं कि जैसे फर्ज करें कि हमारे पास
एक वेक्टर इस तरह से है, ठीक है। अगर इस वेक्टर को अपने ही सेल्फ के पैरेलल मूव कराओगे तो वो इस तरह से करके जब न्यू पोजीशन इख्तियार करेगा तो वो प्रीवियस यानी जो पहले उसकी पोजीशन थी उसके बिल्कुल देखें आमने सामने होना चाहिए। तो इसके मूव कर इसे हम कहते हैं पैरेलल टू इटसेल्फ, पैरेलल टू इटसेल्फ, ठीक है। ये मतलब होता है पैरेलल टू इटसेल्फ का। हम वेक्टर a2 को अपने ही सेल्फ के पैरेलल मूव करा रहे हैं। अब अगर वेक्टर a2 को अपने ही सेल्फ के पैरेलल मूव कराएंगे तो कुछ इस तरह से नई पोजीशन इख्तियार करेगा। तो अपने ही सेल्फ के जब मैंने उसे पैरेलल मूव करवाया तो वो यहाँ इस तरह उसने एक नई पोजीशन इख्तियार की और ये आ गया वेक्टर a2, ठीक है। देखो पहले यहां मौजूद था, इस डायग्राम पर गौर करें, यहां मौजूद था a2, ठीक है। अब आपने जब इसके अपने ही सेल्फ के जहां वो पहले मौजूद था उसी सेम पोजीशन को देखते हुए कुछ थोड़ा सा पैरेलली आपने उसे मूव कराया और मूव करवाते हुए जो उसकी नई पोजीशन आ गई वो यहां पर आ गई, ठीक है, a2 की। तो अच्छा, अब उसके बाद पैरेलल टू इटसेल्फ, सो दैट तो होगा क्या, इट्स इनिशियल पॉइंट, वेक्टर a2 का जो इनिशियल पॉइंट है, वेक्टर a2 का जो इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, इनिशियल पॉइंट लाइज ऑन द टर्मिनल पॉइंट ऑफ वेक्टर a1, वो लाई करेगा या फिर वो ज्वाइन होगा, कनेक्ट हो जाएगा वेक्टर a1 के टर्मिनल पॉइंट से। टर्मिनल कहते हैं हेड वाले हिस्से को, इनिशियल कहते हैं टेल वाले हिस्से को, राइट। तो आप उसे ये भी कह सकते हो कि वेक्टर a2 की जो टेल होगी वो वेक्टर a1 के हेड के साथ ज्वाइन हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी। ये एक तरह से आप उसे कह सकते हो आपने हेड टू टेल रूल मेथड के थ्रू इन दो वेक्टर्स को ऐड कर दिया, राइट। हमने a2 को इटसेल्फ अपने ही सेल्फ के पैरेलली मूव करवाया और एक नई पोजीशन उसकी बन गई। जो वेक्टर a2 का इनिशियल पॉइंट था वो वेक्टर a1 के टर्मिनल पॉइंट से कनेक्ट हो गया, राइट। तो ये आपकी नई पोजीशन बन गई। अच्छा जी, टर्मिनल पॉइंट ऑफ वेक्टर a1। यहां तक उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम इस पे करते क्या है वो भी मैंने यहां पर मेंशन किया है। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर a। यहां ये a की बात कहां से आ गई, एक रिजल्टेंट वेक्टर की बात की गई है। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, जो वेक्टर a1 और a2 आपने लिया था इन दोनों का रिजल्ट। रिजल्टेंट वेक्टर बनाने का मतलब यह है कि आप नीचे मौजूद लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देख सकते हैं। ये मैंने प्रीवियस 3 to 4 वीडियोस जो मैंने बनाई हैं उसके अंदर मैंने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, कैसे किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व किया जा सकता है और कैसे हम जो है बेसिकली हेड टू टेल रूल के थ्रू वेक्टर्स को ऐड करते हैं। वहाँ ये सारी वीडियोस को देखने के बाद जब आप इस रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के एडिशन ऑफ मेथड को देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर अंदाज में क्लियर होगा, ठीक है। तो उन वीडियोस को लाजमी देख लीजिएगा। अच्छा जी, अब हम क्या करने वाले हैं, रिजल्टेंट वेक्टर बनाने वाले हैं। रिजल्टेंट का वेक्टर मतलब ये होता है कि जो पहले वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से कनेक्ट होगा, ठीक है, और लास्ट वेक्टर के हेड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। देखें ये है आपके पास रिजल्टेंट। मैंने क्या किया, रिजल्टेंट वेक्टर ए का, इसको मैंने नाम दे दिया ए का। रिजल्टेंट वेक्टर ए की टेल को मैंने फर्स्ट वेक्टर की टेल से ज्वाइन कर लिया और इस रिजल्टेंट वेक्टर के हेड को मैंने लास्ट यानी वेक्टर a2 के हेड से ज्वाइन कर लिया, ठीक है जी। ये हमारा रिजल्टेंट बन गया। अब क्योंकि ये रिजल्टेंट है तो एग्जैक्टली ये इन दोनों के सम के बराबर होगा। रिजल्ट है यानी टोटल है, ठीक है, वेक्टर a1 प्लस वेक्टर a2 के सम के बराबर होगा। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जैसे θ1 आपको क्लियर दिख रहा है, इसी तरह हम यहां पर θ2 को दिखा देंगे। θ2 यहां पर ये इस तरह से बन रहा है a2 के साथ, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को हम निकालते हैं इस मेथड के अंदर। जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसको मैंने ए से दिखाया, कैन बी फाउंड। इसे हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग स्टेप। नीचे दिए गए जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करते हुए हम रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी। अब हमारे पास स्टेप्स क्या होंगे। पहला स्टेप यानी पहली हेडिंग आप लोग जो डालोगे वो ये होगी, स्टेप नंबर 1, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ a1। पहले आप a1 को, ठीक है, ये दिख रहा है आपको a1 को रिजॉल्व करोगे उसके x और y कंपोनेंट के अंदर, ठीक है जी। ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के टॉपिक पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें हमने बिल्कुल इनिशियली एक वेक्टर को रिजॉल्व किया था उसके x और y कंपोनेंट के अंदर, उसे लाजमी देख लें, ठीक है जी। अच्छा, वेक्टर a1 को जब मैंने रिजॉल्व किया a1x, ठीक है, तो वो ये ऐसे देखिएगा, ये होगा आपका a1x ये वेक्टर, राइट, और a1y जो होगा वो ऐसा होगा। तो ये आपने यहां दिखा दिया कि आपका a1y ये है आपका, ठीक है। तो देखें मैंने क्या किया, सिंपली दो वेक्टर्स को बना दिया। वेक्टर a1 दिखाया x एक्सिस पर, वेक्टर a1 y कंपोनेंट दिखा दिया उसका
जो सेकंड पहले वेक्टर के हेड के साथ कनेक्ट होकर लास्ट रिजल्टेंट वेक्टर के हेड पे बन गया। तो ये दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो गए, ये एक्स एक्सिस पर है तो a1x है, ये y एक्सिस के पैरेलल है इसलिए a1y है, राइट। अच्छा, उसके बाद ये थे इनके वेक्टर, तो वेक्टर का मतलब एरोहेड यहां पर मेंशन करें, एरोहेड। अच्छा, अब उसके बाद आपने क्या करना है, इसके मैग्नीट्यूड को कैसे लिखते हैं, a1x जो होगा वो बराबर है a1 cos θ1 के, क्योंकि θ1 बना रहा है वेक्टर a1, ठीक है। इसी तरह वेक्टर a1y जो होगा वो a1y जो है a1 sin θ1 के बराबर होगा, ठीक है जी। अच्छा, ये सब बातें हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की वीडियो में की हैं, लास्ट में उसको देखेंगे तो उसके बाद ज्यादा बेहतर अंदाज में आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ठीक इसी तरह जैसे हमने a1 को a1x और a1y के अंदर रिजॉल्व किया, अब हम a2 को a2x और a2y के अंदर रिजॉल्व करते हैं। चलिए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ a2, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास a2 है, तो a2 को भी मैंने a2x यहां दिखा देते हैं, ठीक है, a2x और a2y, तो ये आपका हो गया a2y, राइट। तो ये आप देखें, वेक्टर a2 को मैंने a2x और a2y इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर रिजॉल्व कर दिया, जो कि x और y कंपोनेंट है। तो अब इनके मैग्नीट्यूड्स क्या होंगे, इनके मैग्नीट्यूड्स क्या होंगे वो भी देख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है वेक्टर a2 θ2 एंगल बना रहा है, ठीक है जी। अच्छा, a2x जो होगा वो a2 cos θ2 होगा, a2y जो होगा वो a2 sin θ2 होगा, ठीक है, a2 sin θ2, a2 sin θ2, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, आप इसको इस तरह से भी याद कर लें, समझ लें कि बेटा जहां पर y की बात होती है वहां sin θ आता है, और जहां x की बात होती है वहां cos आता है। ऐसा तब होता है जब एंगल फ्रॉम द x एक्सिस होता है, और यहां एंगल फ्रॉम द x एक्सिस ही है, राइट। चलिए, अब थोड़ी देर के लिए मैं जरा थोड़ा सा लिटिल बिट स्क्रीन से आउट होता हूं, ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसे फेयर कर लें, और उसके बाद हम थोड़ा सा बोर्ड को रब करेंगे। डायग्राम को मैं बना रहने दूंगा, क्योंकि हमने फर्दर इसी डेरिवेशन को कंटिन्यू करना है, ठीक है जी। तो चलिए स्टूडेंट, हमने यहां तक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a1 एंड वेक्टर a2 को रिजॉल्व करके उनके मैग्नीट्यूड्स निकाल लिए थे। अब हम अपने फर्दर स्टेप्स की तरफ जाते हैं कि हमारे पास थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या इससे ज़्यादा अगर स्टेप्स हैं तो वो इन स्टेप्स के अंदर हमने क्या करना होगा। परेशान होने की बिल्कुल कोई बात नहीं है, यहाँ तक अगर आप लोगों को क्लियर हो गया है तो आगे मजीद अब थोड़ा सा रह गया है जिसको हमने कंप्लीट करना है, ठीक है जी। अच्छा, ये डायग्राम मैंने रब नहीं की क्योंकि इसको हमने कंटिन्यू करना है। देखिए जी, अब आपके पास जो थर्ड स्टेप होगा, थर्ड जो स्टेप होगा ये मैंने पहले से इसलिए लिखवा दिया ताकि हम अपने इस सेशन के अंदर अपने इस टॉपिक को कम टाइम के अंदर कवर कर सकें, आप लोगों को टाइम बचे, इसलिए मैंने थोड़ा सा काम पहले से कर लिया। स्टेप नंबर 3 जो है, रिजल्टेंट वेक्टर को अलोंग एक्स एक्सिस आपने दिखाना है। रिजल्टेंट वेक्टर, अच्छा ये है आपका रिजल्टेंट वेक्टर ए, ठीक है। गौर करें, हमने बनाया था रिजल्टेंट वेक्टर ए, a1 और वेक्टर a2 का जो सम था। अब इस रिजल्टेंट वेक्टर को अलोंग एक्स एक्सिस कैसे दिखाओगे, अब रिजल्टेंट वेक्टर को अगर रिजॉल्व करोगे तो वो पूरा ऐसे एक्स एक्सिस पर रिजॉल्व हो जाएगा, यानी वेक्टर a1 को जैसे आपने a1x और a1y के अंदर रिजॉल्व किया था, इसी तरह वेक्टर a2 को भी याद होगा आपने a2x और a2y के अंदर रिजॉल्व किया था। यहां पर अब आपने क्या करना है, इस वाले रिजल्टेंट को ax और ay के अंदर रिजॉल्व करना है। जब हम वेक्टर a को, गौर करें, वेक्टर a को उसके x कंपोनेंट और y कंपोनेंट के अंदर रिजॉल्व करेंगे तो वो यहां पर इस तरह से रिजॉल्व होगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा ax हो जाएगा। इसी तरह जब वेक्टर a को उसके y कंपोनेंट के अंदर रिजॉल्व करेंगे तो वो यहां पर इस तरह से कंप्लीट इस तरह रिजॉल्व हो जाएगा। उसे हम यहां देख लेते हैं कि वेक्टर a2, ठीक है, वेक्टर a2। चले, अब हमने क्या किया, वेक्टर a यानी जो कि रिजल्टेंट वेक्टर था उसे उसके x कंपोनेंट और y कंपोनेंट के अंदर रिजॉल्व कर दिया, जिसे हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कहते हैं। ये है आपके पास y कंपोनेंट, वेक्टर ax एंड ay। अच्छा, अब यही चीज हमने यहां की है, मैंने हेडिंग डलवाई है कि रिजल्टेंट वेक्टर को अलोंग x एक्सिस देखते हैं। अगर हम रिजल्टेंट वेक्टर को अलोंग x एक्सिस देखते हैं तो ax है, और ax किन दो के सम के बराबर है, a1x प्लस a2x। वेक्टर ax जो होगा वो पूरा यहां से यहां तक कंप्लीट है ना, वेक्टर a जो है वो पूरा कंप्लीट है एग्जैक्टली, तो a1x प्लस a2x के सम के बराबर होगा, वो यहां मैंने दिखा दिया। वेक्टर ax जो होगा
वो a1x और a2x के सम के बराबर है, a1x प्लस a2x के सम के बराबर, ये आ गया वेक्टर। उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, a1x हम पहले ही करके आ चुके हैं, a1x हमारे पास a1 cos थीटा 1 के बराबर था, वो मैंने यहाँ उतार दिया, और a2x मैंने यहाँ किया है ऑलरेडी देखें, तो a2x की जगह पर आप उसका मैग्नीट्यूड a2 cos थीटा 2 रख सकते हो। इसी तरह जिस तरह आपने रिजल्टेंट वेक्टर अलोंग x एक्सिस दिखाया, अब रिजल्टेंट वेक्टर को अलोंग y एक्सिस देखते हैं। ये आपके पास ay है जो a1y प्लस a2y के बराबर होगा। जी हाँ, ay जो होगा वो a1y प्लस a2y के बराबर होगा। अब हमने क्या किया, यहाँ पर a1y जो है वो मैंने यहाँ किया हुआ सॉल्व किया हुआ, उसका मैग्नीट्यूड a1y a1 साइन थीटा 1 के बराबर है और a2y a2 साइन थीटा 2 के बराबर होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद ये तो था, हमने सारे एक वेक्टर को रिजॉल्व किया, उसके कंपोनेंट्स के अंदर उसके मैग्नीट्यूड बताए, फाइनली रिजल्टेंट वेक्टर को भी हमने उसके कंपोनेंट के अंदर रिजॉल्व किया और उसके भी मैग्नीट्यूड दिखा दिया। मकसद हमारा क्या था, हमने रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है और उसकी डायरेक्शन दिखानी है। चलिए अब मैं हेडिंग डलवाता हूँ। आखिरी स्टेप हमारे पास जो है स्टेप 4 हो गया, और फाइनली इसे आप चाहो तो 5th और 6th लिख सकते हो, या चाहो तो इस तरह पोर्शन बना के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन करके भी लिखा जा सकता है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड के लिए हमें करना क्या होगा, हमें इस पूरे ट्राइंगल, ये पूरा आपको एक ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है, इस पूरे ट्राइंगल की बात करेंगे हम। तो ये साइड आपके पास है हाइपोटेनस, राइट, और ये साइड है बेस, यहां मैं लिख देता हूं हाइपोटेनस, और ये साइड है बेस। ये हो गई हमारे पास परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर वाली साइड। अब आप गौर करें, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हमने ऑलरेडी इस बात को रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के अंदर पढ़ा था कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडी स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है, हाइपोटेनस का स्क्वायर रिजल्टेंट वेक्टर के बराबर है, पर आपने वेक्टर फॉर्म में नहीं लेना, इसका मैग्नीट्यूड लेना है, यानी इसके ऊपर एरो हेड मेंशन नहीं करना। तो आपने यहाँ दिखा दिया हाइपोटेनस जो है वो मैग्नीट्यूड के बराबर है वेक्टर ए के, तो आपने मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किया। इसी तरह बेस जो है वो आपके पास ax है, वेक्टर फॉर्म में नहीं दिखानी, मैग्नीट्यूड दिखाना है। जी हाँ, तो आप क्या लिखोगे, बेस की जगह पर आपने ax का स्क्वायर कर लिया। परपेंडी जो है वो आपके पास एग्जैक्टली ay है, तो आपने परपेंडी की जगह पर ay का स्क्वायर कर दिया। अब इसका स्क्वायर कंप्लीट खत्म करने के लिए हमें दोनों जगह पर अंडर रूट लेना होगा। यहाँ से अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि प्लस का साइन है तो दोनों अलग अलग अप्लाई नहीं हो सकता, इसलिए आपका जो रिजल्ट आएगा मैग्नीट्यूड का वो ये आ जाएगा। ठीक है। चलिए अब हम जाते हैं डायरेक्शन की तरफ। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन के लिए हमें tan थीटा यूज करना होता है। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर है। परपेंडिकुलर इस वाली साइड पे गौर करें, ये है आपके पास परपेंडिकुलर, तो आपने लिख दिया उसकी जगह पर ay, सॉरी परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर की जगह पर आप रखोगे ay, तो परपेंडिकुलर की जगह पर आपका आ जाएगा ay, ठीक है, और बेस की जगह पर आपका आ जाएगा ax, ठीक है, ay अपॉन ax होगा, राइट। इसी तरह यहां पर अब क्योंकि हमें सिर्फ एंगल यानी थीटा निकालना है, तो tan यहां थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड होगा और उसकी पावर 1 होगी, देन फिर वो ऊपर आके उसकी पावर -1 हो जाएगी, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स। और इसे भी सही कर देते हैं, परपेंडिकुलर वाली साइड जो है वो ay के बराबर है और बेस वाली साइड जो है वो हमारे पास ax के बराबर है। ठीक है, तो ये हमारे पास था डायरेक्शन और ये थी हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट सेशन के अंदर जो डिस्कस करेंगे वो इसी चैप्टर के से जुड़े हुए जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उसको लेकर मैं हाजिर हो जाऊंगा। अपना तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।